नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दो खास मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर में आपको बता दें, गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज दौरे पर गए हुए हैं कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने के लिए। लेकिन यहाँ दिल्ली में विदेश मंत्री की तरफ से तीखा हम जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया गया। जिस तरीके से नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान जो है लगातार जो है कश्मीरियों के साथ खड़ा है, ये भी कहा गया कि जिस तरह की वहाँ स्थिति है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज जवाब दिया गया सुषमा स्वराज की तरफ से कि नवाज शरीफ चाहे कयामत तक इंतजार कर ले, लेकिन कश्मीर कभी नहीं बनेगा पाकिस्तान। ये भी बोला गया सुषमा स्वराज की तरफ से कि जो देश अपने नागरिकों के खिलाफ फाइटर प्लेन इस्तेमाल करता हो, गोले इस्तेमाल करता हो, उस देश को दूसरे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस पे उंगली उठाने का हक नहीं है। कई मुद्दों को लेकर के आज सुषमा स्वराज की तरफ से सीधा हमला बोला गया। क्या कुछ इसके मायने हैं, इस तमाम चीजों को समझते हैं हमारे तमाम खास मेहमानों से। हमारे साथ अवधेश कुमार जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेख जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री वहां पाकिस्तान के आतंकियों के समर्थन में आए। लगातार हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं पिछले कई दिनों से कि पहली बार प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री, सिविलियन हुकूमत, आतंकी और सेना, ये सब आतंक के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं और भारत के खिलाफ एक तरीके से साजिश करते दिखाई दे रहे हैं। जवाब दिया गया है आज। ये भारत के खिलाफ साजिश करते कोई नई बात नहीं है, लेकिन लंदन से हार्ट सर्जरी करा के बाद जब वो लौटे हैं तो ये बात सच है कि कश्मीर मुद्दे पर नवाज शरीफ ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से शायद सबसे ज्यादा उन्होंने सक्रियता दिखाई है। चाहे भारत के खिलाफ आग उगलना हो, चाहे आतंकवादी के लिए जो है रात में, देर रात में बयान जारी करना हो, कैबिनेट की आपात मीटिंग बुलानी हो, ये बयान देना हो कि कश्मीर को हम जो है राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन देते रहेंगे, वो पहले बयान चलता था जी। और अब जो पीओके से उनका बयान आया है, वहां की विधानसभा के चुनाव में उनकी जीत मिली है उनकी पार्टी को, उसके बाद जो उनका बयान आया है, तो ये चीजें, ये इससे भारत को कोई समस्या नहीं है। हमारे लिए वो कुछ भी बोलते रहे, क्योंकि इसके पहले भी इसी सरकार में संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव को पत्र लिख चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में मुद्दा उठाया जा चुका है, संयुक्त राष्ट्र मिशन को सक्रिय होने के लिए कहा जा चुका है, संयुक्त राष्ट्र उससे इनकार कर चुका है। तो वो जब भी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट खड़ा होता है, पाकिस्तान में जब संघर्ष के लिए, राजनीतिक संघर्ष के लिए कोई मुद्दे नहीं मिलते हैं, तो वहां के नेता परंपरागत रूप से कश्मीर मुद्दे को उभारकर जनता को अपना समर्थक बनाने की कोशिश करते हैं जी। चूंकि लंबे समय से वहां सरकार और सेना के बीच कुछ बातों को लेकर मतभेद था, नवाज शरीफ पर यह आरोप था कि वो भारत के पक्ष में ज्यादा झुकते जा रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के चुनाव में बिलावल भुट्टो ने कहा ही था कि अगर नवाज शरीफ की पार्टी जीतती है तो मान लो कि नरेंद्र मोदी जीत गया, उसने अपने भाषण में कहा था। तो उसमें इनको लिए आक्रामक अपने आप को दिखाना जरूरी था, लेकिन इसी आक्रामकता से जो है कश्मीर के लिए थोड़ी खतरनाक स्थिति इसलिए पैदा होती है कि वहां से जो सक्रिय रहने वाले आतंकवादी ग्रुप है और यहां काम करने वाले अलगाववादी ग्रुप हैं, उनको संदेश मिल जाता है कि पाकिस्तान की सरकार हमारे साथ खड़ी है और वो फिर से ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, समस्या होती है। भारत की अभी तक नीति थी कि उनकी बात को नजरअंदाज करो और किसी ऑफिसर्स द्वारा या विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा बयान दिलवा दो, डायरेक्ट हम जो है तू मैं में ना पड़े। लेकिन अब चूंकि संसद चल रहा है और ऐसे समय नवाज शरीफ पीएको में खड़े होकर कह रहे हैं कि एक दिन इंशाअल्लाह जो है वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, तो अब भारत के लिए मंत्री स्तर पर, सरकार के स्तर पर जवाब देना अपरिहार्य हो गया था। न देने से फिर इसका गलत संदेश जाता, और ऐसे दिन जब स्वयं राजनाथ सिंह वहां जा रहे हैं दौरे पर, तो यह बयान मुझे लगता है कूटनीतिक तरीके से एक सही बयान है और विदेश मंत्री द्वारा दिलवाया जाना ठीक। आप पुष्पेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 2 दिन से 3 दिन से लगातार नवाज शरीफ एक के बाद एक तमाम बयान दे रहे थे, तमाम लोगों को यहां पर भी लग रहा था कि आखिर में भारत की तरफ से जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। आज स्पष्ट रूप से सुषमा स्वराज की तरफ से आईना दिखाया गया पाकिस्तान को। देखिए, आपको याद होगा कि कल भी जब हम लोग बहस कर रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि राजनाथ सिंह ने जो बयान पार्लियामेंट में दिया था वो बड़ा कमजोर और बड़ा अपोलोजिस्टिक बयान था। और कल भारत के जो
विदेश मंत्रालय के तर्जुमान विकास स्वरूप, उनका ज्यादा स्ट्रॉन्ग बयान था। तो बार बार ये बात हो रही थी कि वो तो एक सरकारी बयान है, सरकार की तरफ से है, लेकिन जो पार्टी का बयान होना चाहिए था, जो पॉलिटिकल बयान होना चाहिए था, वो बड़ा कमजोर है। मुझे लगता है कि उसकी भरपाई हो गई और कल जैन टीवी की डिबेट जरूर शायद जो है सरकार ने देख ली है, जिसकी वजह से इतना एग्रेसिव बयान आया है और लगातार उसमें जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है वो मैं समझता हूं कि वो टिट फॉर टैट वाली शब्दावली है, जिससे भारत हमेशा बचता रहा है। अब एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इससे उनका अभिप्राय क्या है? क्या वो कहना चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान बनेगा? वो कौन सा पाकिस्तान बनेगा? वो वजीरिस्तान वाला पाकिस्तान बनेगा, कराची वाली टारगेट किलिंग का पाकिस्तान बनेगा, पेशावर में हक्कानी नेटवर्क तालिबान का पाकिस्तान बनेगा, बलूचिस्तान में जो यूथ मिसिंग हो रहे हैं वो पाकिस्तान बनेगा? कौन सा पाकिस्तान बनेगा कश्मीर? मुझे यह समझ नहीं आ रहा है। या वो कश्मीर का जिसका विज्ञापन लगा हुआ है बाघा बॉर्डर के ऊपर के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कौन सा जो है वो पाकिस्तान बनने वाला है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि हम सब जानते हैं कि राहिल शरीफ ने भी बहुत दिन पहले यह बयान दिया था कि जो पाकिस्तान कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शराय रख है, यानी गले की नली है उनकी। वो कह रहे थे कि उसके बगैर मतलब पाकिस्तान जिंदा नहीं रह सकता, तो लिहाजा हमारी लड़ाई जो है उस वक्त तक होगी। तो आज जो बयान आया है वो सही मायनों में वो बयान है जिसकी जरूरत भारत की तरफ से थी, इसलिए कि हम बार बार अपने आप को इतने महान और इतने सोबर और इतने ऊंचे पद पे बैठ के बात करें और एक आदमी आपके लगातार पैरों पे, आपकी जड़ों में हमला कर रहा हो, तो कभी कभी होता यह है कि आपको जो आदमी सामने खड़ा है उसको उसी भाषा में जवाब देना होता है। वो आप पे गोलियां बरसाए, हम के साहब हम पहले गोली नहीं चलाएंगे, वो आप पे बम की धमकी दे, हम पहले बम आप पे नहीं चलाएंगे। तो इसी रणनीति के चलते लोगों को लगने लगा है कि भारत जो है वो एक कमजोर देश है, और उसने गांधी जी की तरह कहा है कि एक झापड़ मारेंगे एक गाल पे तो ये दूसरा कर देंगे। अब अगर आप पलट के मारेंगे तो दूसरा वाला कई बार सोचेगा कि यार ये इसका जो तकलीफ होती है वो कैसी होती है। तो सुषमा स्वराज का जो पूरा बयान जो उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा दिया है, जिसके कुछ अंश आपने बताए हैं, इससे पाकिस्तान को पता चलेगा कि भारत की जो विदेश नीति पाकिस्तान के तई है वो अपने लेवल पे बदली है, और पाकिस्तान के तहीं जो भारत के लीडर हैं, विदेश मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और दूसरे लोग हैं, उसमें भी बदलाव आ रहा है। अगर वहां बदलाव आ रहा है तो नीचे जमीन पे भी बदलाव आएगा। तो ये बात जो उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर की प्राप्ति की बात कर रहा है तो उन्हें यौम कयामत के दिन तक का इंतजार करना चाहिए, और यौम कयामत इस्लाम में जब भी होगा जब ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर पूरे उसमें सब जीव जंतु सब समाप्त हो जाएंगे, तो उस दिन का इंतजार हो सकता है शरीफ साहब की जिंदगी हो, यौम कयामत तक वो रहे और कश्मीर उन्हें मिल जाए। तो जिसे कहना चाहिए कि सही जवाब सही भाषा में और सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं मिलेगा। कयामत तक इंतजार आप करते हैं तब भी नहीं मिलेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कयामत में तो उनके उस वक्त तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी बकौल इस्लाम के। तो उन्होंने जो कयामत का शब्द इस्तेमाल किया है यही पाकिस्तानियों को समझ में आता है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान कुरान शरीफ और इस्लाम पे चल रहा है। लिहाजा आप हिंदी की कोई उन्हें उपमा दे तो नहीं समझ में आती। तो अब शायद उनको समझ में आ जाएगा कि कयामत तक आप इंतजार कीजिए, और वो गाना लिखा हुआ है मोहम्मद रफी का, वो भी वो शायद गाएं कि हम इंतजार करेंगे कयामत तक, तो वो वाली बात है। अब वो इंतजार करें, लेकिन कश्मीर पे जो बयान राजनीतिक आया है वो बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा बयान है। मैं समझता हूं यही 2-3 बार बयान और जाना चाहिए। 2 दिन में मतलब ये परिवर्तन तो देखा गया है कि कल भी आप काफी शेरो शायरी कर रहे थे, आज भी आप गीत संगीत में मतलब आ रहे हैं, तो क्या भारत के बदलते हुए रुख का इसका असर है? इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उपेंद्र जी, एक तरीके से पाकिस्तान सीधे अब जो है जिस तरीके से खुल करके हाफिज सईद, जो कि एक कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका समर्थित, अमेरिका द्वारा घोषित आतंकी है, जिस पर $10 मिलियन का इनाम है, सलाउद्दीन हो, इन तमाम लोगों के समर्थन में जब वहाँ की सिविल हुकूमत आती है, तो कल जो हम बात कर रहे थे कि क्यों नहीं फिर इस बात को एक्सपोज वाली जो बात हम कर रहे हैं, क्यों नहीं इस पर सीधे फिर अटैक करने की या इस पर कोई एक्शन लेने की बात कब तक हम देख पाएंगे हिंदुस्तान की तरफ से? अभी पुष्पेंद्र जी कह रहे थे कि शायद हमारी बातों को सुना गया, तो इस बात को भी सुने सरकार कि आखिर में वजह क्या है कि भारत इस मामले में बैकफुट पर क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसी बात नहीं है, भारत भी कुछ न कुछ कर ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये जो कश्मीर में है जो कुछ अभी हो रहा है, खासकर के पीडीपी और बीजेपी की मिलीजुली सरकार बनने के बाद, एक तो कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वहाँ के अलगाववादियों में, तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है जो उनको और भी ज़्यादा आक्रामक कर रहा है। तो ये तो एक तरह से आप कहिए कि ये जो गठबंधन सरकार की जो स्ट्रेटजी है, गठबंधन सरकार की जो पॉलिसी है, जिसमें कि
एकदम दो ध्रुव के सोच वाले इकट्ठे सरकार में आ गए जी। हैं। तब उन अलगाववादियों को लगता है कि कहीं ये महबूबा मुफ्ती या उनकी पीडीपी या उसमें जो लोग हैं वो कहीं उनका मॉडरेशन तो ना हो जाए, वो मॉडरेट ना हो जाए, तो उनके साथ साथ फिर जो अलगाववादी सोच के लोग हैं वो उनका ही मॉडरेशन तो ना हो जाए। तो इसलिए जो उग्रवादी तत्व है अलगाववादियों में वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील कर रहा है। वही सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पाकिस्तान के लोगों को भी लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि जो भारत का जो भारतीय संस्कृति की एक विशेषता होती है ना समन्वयवाद की, जी। ये जो अलग अलग एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स है उसका इतिहास के क्रम में समन्वय हो जाता है हमारी संस्कृति में। तो उसको ये लग रहा है कहीं वहां समन्वयवादी ताकतें मजबूत तो नहीं हो रही है। तो ये आपने कहा कि भारत कुछ नहीं कर रहा, वो जो हो रहा है उसी के रिएक्शन में तो ये लोग कर रहे हैं। और बाकी आप ये नहीं कह सकते कि तुरंत भारत पर हमला कर दे, ये सही नहीं है। बाकी है कि भारत की जो सरकार है उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को जहां तहां एक्सपोज किया है, जहां जहां से उसको सपोर्ट मिलता था, बहुत उसका सपोर्ट बेस है बहुत जगह कमजोर किया है। अब सपोर्ट बेस उसका कमजोर हो गया बहुत जगह, तो जो जहां हो सकता है वहां पर मजबूत करने के लिए पाकिस्तान और मुखर हो रहा है। आपने देखा कि कैसे वो अब सीधे सीधे इस्लाम की बात करने लग गया, खून की बात करने लग रहे हैं कि पता नहीं हमारा खून का रिश्ता है। ये शरीफ साहब शायद पाकिस्तान के पंजाब के हैं और वो कश्मीरी हैं, तो कश्मीरी और पंजाबी में अगर खून का रिश्ता है तो कश्मीरी और बिहारी में खून का रिश्ता क्यों नहीं है? कश्मीरी और तमिल में खून का रिश्ता क्यों नहीं है? और पंजाब सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, पंजाब भारत में भी है। तो हिंदुस्तान का जो पंजाब है और कश्मीर में खून का रिश्ता क्यों नहीं है? तो वो जो बकी बकी बातें कर रहे हैं, मीनिंगलेस बात कर रहे हैं। मतलब खून का रिश्ता क्या? खून का रिश्ता खून का रिश्ता तो पूरे भारत का के लोग और पाकिस्तान के लोग, इन लोगों के बीच भी खून का रिश्ता है। तो खून का रिश्ता तो आप इकट्ठे एक साथ हो जाइए, आपने आप अलग ही क्यों हुए? तो ये जो पाकिस्तान है जो अभी धीरे धीरे हमने कल भी कहा था कि वो धकियाए जा रहे हैं, ढकियाए जा रहे हैं लोग। जिस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं उसी तरह की प्रतिक्रिया वो व्यक्त कर रहे हैं। और हमें ऐसा नहीं लग रहा कि भारत कुछ नहीं कर रहा है, भारत कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि 1-2 साल के अंदर कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि पाकिस्तान की स्थिति और भी बदतर हो गई है। और जी एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो बयान या जो बातें हमारे यहाँ से होम मिनिस्ट्री की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से आनी चाहिए, पहले भी हम ये बात कर रहे हैं, उस तरह की सख्ती गृह मंत्रालय से नहीं दिखाई दे रही। जब पता आज गृह मंत्री पहुंचे हुए जम्मू कश्मीर में, उससे ज्यादा सख्त बयान वो सुषमा स्वराज की तरफ से आ रहा है कि धरती का स्वर्ग आतंक का नर्क नहीं बनेगा, नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, सख्त जवाब दिया गया। इस तरह की बातें आपको क्या लगता है गृह मंत्रालय की कोई रणनीति है कि विदेश मंत्रालय ज्यादा आक्रामक होगा, गृह मंत्रालय सॉफ्ट रहेगा? कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, गृह मंत्रालय का काम आंतरिक सुरक्षा तक सीमित है, ये हमेशा ध्यान रखिए। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय का काम गृह मंत्रालय नहीं कर सकता है। गृह मंत्रालय की अपनी सीमाएं हैं। गृह मंत्रालय आंतरिक मामलों में उसको सख्त से सख्त बयान देना चाहिए। आतंकवादियों से सख्ती से निपटने का, अलगाववादियों से बातचीत न करने का हो, आतंकवादियों अलगाववादियों के साथ अगर जो समर्थक हैं उनके साथ भी हम कड़ाई से निपटेंगे, उनका मुकाबला, ये सब बातें बोल सकती है। लेकिन विदेश नीति के मामलों में या तो विदेश मंत्रालय करे या प्रधानमंत्री संसद में जब बयान दिया गया, संसद में जो कश्मीर में बयान दिया गया गृह मंत्री की तरफ, हाँ, तो कश्मीर पर बयान था ना वो। तो कश्मीर के संबंधी विदेश नीति पर वो बयान नहीं था, संपूर्ण कश्मीर की स्थिति पर बयान था कि कश्मीर में इस समय जो हो रहा है, जो कर्फ्यू लगा हुआ है, जो लड़ाई चल रही है, उससे संबंधित बयान था। उसमें वो घुसपैठ की बात कर सकते थे, उसमें आतंक सीमा पार आतंकवाद की बात कर सकते थे, वैसे थोड़ा बोलते तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गृह मंत्रालय की भूमिका हमारे सीमाओं के अंदर तक सीमित है, उसको वहां तक वो सीमित रहे, उसके मामले में जितना कड़ा वक्तव्य हो दे। विदेश मंत्रालय का काम विदेश मंत्रालय करे या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय करे, ये बेहतर स्थिति होती है और उसी अनुसार देश चल रहा है। पहली बात। दूसरी बात कि पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा देश है जिसकी इज्जत कहीं नहीं है, उसकी मिट्टी पलीद हो चुकी है दुनिया में। उसको चाहे पश्चिमी देश उसको दुत्कारते हैं, जिस सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात से उसके संबंध थे, वो हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत ही नहीं करता है, बल्कि वहां का उच्च सम्मान जो है वो दे देता है, जो कि किसी पाकिस्तान के नेता को उसने नहीं दिया। तो पाकिस्तान उस प्रकार से घबराहट में, और जिसको कोई पूछ नहीं रहा है, जिसकी बात कोई सुन नहीं रहा है, कश्मीर पर चिल्लाते हैं, कोई अब उनको कोई लेने वाला नहीं है, तो वो
तिलमिलाहट में अगर कुछ बोले तो हम उसकी हर बात पर प्रतिक्रिया ही दे, कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए सोच समझ के समय पर एक दो प्रतिक्रियाएं दे दे और फिर उसको जो करना है करते रहे। ये बात तो सही है ना विपुल कि वो दिन रात सुबह चाहे वो सुबह उठे वो कश्मीर का नाम ले, दिन भर कश्मीर कश्मीर जपते रहे, रात में कश्मीर जपते हुए सो जाएं, इसी में उनका जीवन बीत जाएगा। कितने नेताओं का जीवन बीत गया, कितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनके आए और गए, लेकिन कश्मीर जो जितना उन्होंने शुरू में ऑक्युपाइड कर लिया उसके अलावा न उनके हाथ में गया है और न जाने वाला है भविष्य में। तो ये तो इसलिए वो कुछ भी करते रहे। हाँ, अब अगर हमारी कूटनीति इस दिशा में चलती है जिसको कि बार बार प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री जितेंद्र सिंह कह रहे हैं और एक दो बार विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमको गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उस पर जो हमारा संसद का जो प्रस्ताव है कि हमारा भाग है उसको मिलाना है, उस पर कूटनीति ज्यादा केंद्रित करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान दबाव में आए। और गृह मंत्रालय अपने तय पूरी शक्ति दिखाए, जरा मर्दानगी दिखाए कश्मीर में कि जो आतंकवादी अगर हमारे विरोधी के हम विरोधी हैं तो आतंकवाद के समर्थकों के हम विरोधी हैं, अलगाववाद के हम विरोधी हैं तो अलगाववाद के समर्थकों के भी विरोधी है। और अगर हम आतंकवाद से कड़ाई से निपटते हैं, अलगाववाद से निपटते हैं, तो आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थकों से भी हमको कड़ाई से निपटना है। ये गृह मंत्रालय अगर संदेश, संकेत और व्यवहार से ये दिखा देना, उतना ही गृह मंत्रालय के लिए काफी है। एक तो मेरा सवाल पुष्पेंद्र जी गृह मंत्रालय वाले मुद्दे पर भी मैं चाहूंगा आपका जवाब, और दूसरा हमने कल भी इस बारे में बात की थी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बारे में। मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं जिस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों पे हमले हो रहे हैं, आज काबुल के अंदर जो हमला हुआ 61 लोग मार दिए गए शिया लोग, और वहां पर जिस तरीके से अभी जो खबरें आ रही हैं कि उसमें भी कुछ पाकिस्तानी हो सकते हैं, हालांकि हमले की जिम्मेदारी आईएस ने ली है, तो क्यों नहीं जो तमाम फंडिंग हो रही है, जो तमाम उनको मदद दी जा रही है, आर्थिक मदद, क्यों ऐसे मुल्क को हम दें कि जहां पे इतनी गरीबी है, बेरोजगारी है, वो अपने मुल्क की तरक्की में ना लगा करके दुनिया भर में बम फोड़ने के लिए और लोगों को मारने में वो इस्तेमाल कर रहा है, तो क्यों नहीं ये लोग इनकी फंडिंग बंद कर रहे हैं? देखिए, एक फंडिंग के बारे में तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस की ज्वाइंट जो पूरी उसमें पार्लियामेंट में वो बोले हैं, उसमें तो उन्होंने कहा, क्या कहते हैं कि संदेश दिया है वहां यूएस ने कि उनकी जो एड्स थी उसको भी रोका गया है, F-16 को भी रोका गया है। अब आप इस बात से दिवालियापन देखिए कि पाकिस्तानी फौज और हुकूमत का दिवालियापन वहां, कि वो ये कह रहे थे कि F-16 हम इसलिए मांग रहे हैं कि हमें अपने मुल्क के अंदर जो आतंकवादी है उन पर कार्रवाई करनी है। अब एक मुल्क जिसका रकबा पूरा जो है उत्तर प्रदेश के बराबर है, उसे F-16 उड़ेगा और उसके बाद हमला करेगा, तो आप सोचिए कि उस मुल्क को यह समझ नहीं आ रहा है कि हम F-16 लेंगे तो हम क्या करेंगे। वो कहता है अमेरिका से कि साहब हमें आतंकवादियों पे कार्रवाई करनी है, इसलिए वो F-16 लेना चाहता था। जो बात आप कह रहे हैं, अब से कुछ दिन पहले की बात है कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने सीधे तौर पर पाकिस्तान पे हमला किया, सीधे तौर पे कहा कि तमाम जो हमारे यहां गड़बड़ियां हो रही हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ है। और वहां जिस तरीके से बॉर्डर पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ा, लोगों को लग रहा था कहीं दोनों आमने सामने न भिड़ जाएं। तो अभी देखें कि पाकिस्तान का एक पड़ोसी है अफगानिस्तान, एक पड़ोसी है भारत, और तीसरा अगर हम वहां जगह देखें तो ईरान। तीनों से रिश्ते जो हैं बड़े उनके नाजुक हैं इस वक्त, तीनों से उनका हेड ऑन मामला है। ऐसे में भारत भी लगातार कहता रहा है कि हक्कानी नेटवर्क का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि वहां उनको अफगानिस्तान में लगता है कि भारत जिस तरीके से वहां के डेवलपमेंट में काम कर रहा है, जिस तरीके से वहां मदद कर रहा है, अफगानिस्तान के कितने सारे लोग यहां आए हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए कमांडोज की जाते हैं, तो उसको नुकसान करने के लिए हक्कानी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, जिसको अमेरिका भी साफ साफ ये बात कहता है। दूसरी बात जो आपने पूछी, मैंने पहले कहा भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में कुछ लोग आस्तीन के सांपों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। वो किसी ऐसे मसले को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ऐसे मसले को भी डाइवर्ट करने की और डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, जिससे देश में कल जो भाषण था राजनाथ का वो उसी का हिस्सा था।
आज सरकार को लगा कि जो कुछ वो 45 मिनट तक कल बोले थे वो बड़े अजीब, पाक नाम है उसका, नापाक काम करता है, हाफिज सईद जैसे लोग हमें बता रहे हैं, मुझे लगता था वो बड़े अपोलोजिस्टिक होकर बात कर रहे थे। आज उसकी भरपाई सरकार ने की है कि कल राजनाथ को जो कुछ बयान देना था, कश्मीर में वो जिस तरीके से बता रहे थे पहली सरकार ने ये किया था, हमने भी वही किया है, हम ये नहीं कर रहे, उसकी वजह से आज सुषमा स्वराज को मैदान में उतारा और वो मैसेज जो है बाहर तक गया होगा, इसलिए ये मामला हुआ है। चलिए एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ रहा है, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा जारी रखते हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान को दिए गए जवाब की, जो कि आज विदेश मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया पाकिस्तान को, नवाज शरीफ को। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार नवाज शरीफ के बोल बिगड़े हुए थे कश्मीर को लेकर के। हमारे साथ अब एक और खास मेहमान आनंद साहू जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे अब क्या रणनीति है, अब देख रहे हैं हम जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से बदजुबानी हो रही थी कश्मीर को लेकर के, अब आज जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से सीधा जवाब उनको दिया गया है। आपकी पहली टिप्पणी इस विषय पर? देखिए, सबसे पहले तो भारत ने साफ कर दिया है कि कश्मीर की बात तो बिल्कुल भूल जाओ, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी बात करो आप तुम। और तुम लोग जिस तरह से आप जिस तरह से पाकिस्तान का गृह युद्ध में जा रहा है, उसके बाद खाने के लिए नहीं है, कश्मीर की बात कर रहे हैं। अब भारत इतनी बड़ी राष्ट्र है और दुनिया भर के राष्ट्रों के साथ जिस तरह का अभी विदेश नीति में एक सुधार हुआ है, जिस तरह से सऊदी अरब चाहे कुवैत चाहे और भी जो अरब कंट्रीज हैं उन सब के साथ एक दोस्ताना भाव बना है, जो पाकिस्तान का कोई भी विषय को लेके वो लोग सपोर्ट करते थे, आज भारत के सपोर्ट कर रहे हैं। जहां तेल गैस हमको दिक्कत होती थी, जो पाकिस्तान के पैरोकार थे वो लोग हमको सीधे पाइपलाइन दे रहे हैं। आज ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि दुनिया और ग्लोबलाइजेशन और डेवलपमेंटल जो दुनिया का जो विजन है, उसमें ये पाकिस्तान जो अपने ही आतंकवादियों के और जो कट्टरपंथी हैं उनके चंगुल में फंसते चला जा रहा है, और आर्मी के चंगुल में। पाकिस्तान का जो नीति जिस तरह का रहा है वो उसमें इतना घिरा हुआ है, पहले में और अभी में कहीं भी कोई चेंज नहीं नजर आ रहा है। और दुनिया के हर राष्ट्र ने उनको बताया कि आतंकवाद पे आपको अपना लाइन क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। और भारत के अंदरूनी विषय पे बार बार हस्तक्षेप करके ये साफ जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान नेशनाबूद होने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक। उनका जो है खात्मा होने के लिए वो बिल्कुल रेडी हैं। और मुझे एक चीज लग रहा है कि पाकिस्तान के राजनेता हो चाहे आर्मी हो, वहां के जो कट्टरपंथी और आतंकवादी हैं, चाहे हाफिज सईद है चाहे और हैं, ये केवल संख्या बल के आधार पर पाकिस्तान को जो एक तरह से चलाने का और डिक्टेट करने का जो काम कर रहे हैं, उसके चंगुल से जब ये नहीं निकल पा रहे हैं, इसका एक बड़ा कारण है विदेश से जो पाकिस्तान को उनके धर्म के आधार पर जो पैसा मिल रहा है, वो उसको लाखों करोड़ जो डॉलर मिलता है, उसको जब तक बंद नहीं किया जाएगा इनका दुकान चलते रहेगा। मुझे लगता है भारत के गृह मंत्री जिस तरह से सीधे सीधे जवाब दिए हैं, गृह मंत्री ने तो क्या विदेश मंत्रालय की तरफ से जो भी जवाब दिया गया, गृह मंत्री तो बहुत ही संकट और झेलना पड़ेगा। ठीक है, अवधेश जी आपसे जानना चाहेंगे, ये अब तक भारत जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या कहीं पर भी आतंकवाद का मुद्दा उठाता था, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट का मुद्दा उठाता था, तो पाकिस्तान हमेशा ये कहता था वो खुद आतंकवाद से पीड़ित है। तमाम उदाहरण दिए जाते थे कि हमारे यहाँ हमले हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। लेकिन अब जब वहाँ की हुकूमत खुद एक ऐसे आतंकी के पक्ष में आके खड़ी है जो जिस पर कि 10 लाख डॉलर का इनाम है, जब वहाँ की प्राइम मिनिस्टर और वहाँ का एक भारत का और दुनिया का एक बड़ा आतंकी हाफिज सईद एक साथ ब्लैक डे मनाता है, फिर किस मुंह से अब जवाब देगा पाकिस्तान?
नहीं, इसको देखिए, इसी को लिए हिंदी में अपने यहाँ एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पहले नीति ये थी जब वो सत्ता में आए थे कि हम भारत के साथ रिश्ते सुधारेंगे, हम जब भी भारत जाएंगे तो अटल जी से मिलने जाएंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जब बस लेके आए थे तो वो खुले दिल से आए थे और हमने उनको कारगिल दे दिया। ये हमने उनके साथ धोखा किया है और हमको इसकी भरपाई करनी है, इस बार हम शासन में आ गए हैं। और ये उन्होंने खुल के बोला है। और उन्होंने ये भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों में अगर दोस्ती नहीं होगी, हमारी आपसी व्यापार नहीं होंगे तो हम गरीबी से लड़ नहीं पाएंगे, ये हमारी समय की आवश्यकता है। लेकिन उसी नवाज शरीफ को अगर ये सीमा तक आ जाना पड़ा है कि खुलेआम एक आतंकवादी का समर्थन करना पड़ा है, यानी अपने देश को एक्सपोज करने तक वो चले गए। अगर आप एक आतंकवादी का समर्थन करते हैं, उसको शहीद बताते हैं और उसको जो है नेता कहते हैं, तो दुनिया की जो इंटेलिजेंस है बड़े देशों को, उनके पता है कि आतंकवादी है। तो उससे यह साबित होता है कि भारत जो ये आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय देता है, उसको बढ़ावा देता है, भारत में उसका निर्यात करता है, वो साबित हो रहा है। तो ये जो पहलू है ये बहुत चिंताजनक है। इसको इस रूप में देखिए, कुछ समय के लिए तो हमको लगता है कि पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, पाकिस्तान, लेकिन आप ये कल्पना करो ना, पाकिस्तान में अगर इस कट्टरता की प्रतिस्पर्धा हो गई है कि जो कट्टरपंथी है उससे वहां के इस प्रधानमंत्री को जो भारत से दिली दोस्ती चाहता था, जिसको ये समझ में आ चुका है कि लड़के हम भारत से जीत नहीं सकते हैं बल्कि हम बर्बाद हो जाएंगे। वो लंदन में बैठ के उनका ये बयान भी आया था। वो व्यक्ति अगर इस सीमा तक आता है तो उस देश की आंतरिक दशा क्या होगी। और आप स्वयं से हम सब लोग सवाल करें कि पाकिस्तान अगर कल होकर के एक बिल्कुल विफल राष्ट्र हो जाता है, आतंकवादियों का जगह जगह वहां कब्जा हो जाता है, उनसे बचने के लिए उसमें वहां से लाखों लोग भागने की कोशिश करते हैं, तो वो समस्या फिर हमारे लिए भी बड़ी समस्या होगी। वो पाकिस्तान का ये भी समस्या है और पाकिस्तान कल नष्ट हो जाता है, पाकिस्तान कल अराजक हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, तब भी हमारे लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारा बॉर्डर उनसे लगता है। लाखों करोड़ों लोग भाग के हमारे देश में आने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें अच्छे लोग भी हो सकते हैं, उसमें आतंकवादी भी हो सकते हैं। इसलिए इस बात को थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। और यह बहुत बड़ी समस्या है, किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान से निपटा कैसे जाए। सवाल है कि आप पाकिस्तान से कैसे निपटेंगे। मतलब वहां प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना अभी एक इंटरव्यू में कि भाई वहां बात किससे करें। सवाल तो यह है कि सेना से कर लें, उससे कर लें, हम तो वहां तक चले गए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और ये केवल पाकिस्तान की नहीं, हमारी भी समस्या है। पाकिस्तान, इसलिए भारत की कूटनीति तो दुनिया के इसलिए पर निर्भर हो कि पाकिस्तान को एक नेशन स्टेट में कैसे कन्वर्ट करे, एक संतुलित राष्ट्र में, कि वो आतंकवादियों के दबाव में, कट्टरपंथियों के दबाव में, सेना के दबाव में वो इस प्रकार से अपने को नष्ट न करे। चले इस विषय के बिल्कुल आखिरी, इस बहस के आखिरी हिस्से में हम आ चुके हैं। बहुत छोटी छोटी टिप्पणी लेंगे हमारे तमाम मेहमानों से। सवाल ये कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हम पाकिस्तान के साथ साम दाम दंड भेद तमाम चीज़ें अपना चुके हैं, लेकिन अभी तक हालात बेहतर नहीं हुए हैं। चाहे वो कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान की नीति हो, आतंकवाद को लेकर नीति हो, और क्या विकल्प है उपेंद्र जी, कैसे निपटे फिर पाकिस्तान से, जो सवाल अभी अवधेश जी ने उठाया है। क्योंकि हम युद्ध भी लड़ चुके हैं, हम बस भी चला चुके हैं, जो भी सरकारें आती हैं उनकी पहली कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान से बातचीत हो, रिश्ते सामान्य हो, लेकिन हर बार हमें धोखा मिलता है। तो हर तरह की चीज़ें तो अपना चुके हैं हम, अब क्या करें। अब देखिए, भारत को बहुत कुछ अब करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ऐसे बहुत तरह के अंतर विरोधों का शिकार हो गया है और भारत को यही करना चाहिए, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की जितनी कोशिश होनी चाहिए सारी कोशिशें करे। उसका अंतर्विरोध इतना ये हो गया है कि खुद एक नेशन के रूप में वो बहुत लंबे समय तक टिक पाएगा, इसमें शक हो गया है। और हमें लगता है जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक भारत के लिए नासूर बना रहेगा। और हम ये तो नहीं कह सकते कि भारत पर हमला कर दे और उस नासूर को ख़त्म कर दे, उस नासूर को अपने आप समाप्त हो जाने दे। और हमें तब तक है जो इसी तरह की समस्या का सामना करते रहना पड़ेगा, हमें झेलना पड़ेगा, हमें मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा कि इस तरह की समस्याएं आती रहेगी। इसका हम कैसे फौरी इंतजाम उस समय क्या करें, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तो यही है कि पाकिस्तान खत्म होगा तो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान को खत्म करने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा जिंगोइस्टिक होने की जरूरत नहीं, धोनमादी होने की जरूरत नहीं है। और डिप्लोमेटिकली उसको
इंटरनेशनल कम्युनिटी से अलग थलग कर दिया जी। जाए, उसके बाद है कि उसका अपने आप खात्मा होगा। ठीक। उसके बाद है कि हमारी समस्या भी उसके साथ ही, पाकिस्तान के साथ ही कश्मीरी समस्या भी समाप्त हो पुष्पेंद्र जी, जाएगी। यही सवाल मेरा आपसे रहेगा और साथ ही साथ एक और सवाल भी आपसे मेरा है कि अभी की जिस तरह की अब जबानी जंग खुल करके पाकिस्तान जो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहा है, वहाँ का कोई नेता नहीं बोल रहा है, कोई अधिकारी नहीं बोल रहा है, क्या ये वक्त आ गया है कि दोनों देशों के जो उच्चायुक्त हैं उन्हें वापस बुला लिया जाए, अब्दुल बासित की जो यहाँ पे बयानबाजी है उसे बंद कराया जाए? क्योंकि ऐसी स्थिति में जो वहाँ के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फिर यहाँ पर जो है हाई कमीशन के अंदर लोगों को रखने का फायदा क्या है? आपसे जानना चाहेंगे क्या कदम हो सकते हैं? आशिया अंद्राबी को लेकर के हाफिज सईद कह रहा है हम बात कर रहे हैं, परसों हमारे पास फोन आया था, 15 मिनट बात हुई, वो रो रही थी, पूरी डिटेलिंग हो रही है, हम क्यों नहीं वहां पर भी क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? देखिए, हाफिज सईद क्या कहता है उस पर बहुत ज्यादा इसलिए कहने की जरूरत नहीं है कि हाफिज सईद अगर ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमारे देश में किसी चीज के मतलब बड़े एक्सट्रीम पे लिए जाते हैं। जब भी यहाँ ये होता है कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं बंद होनी चाहिए, लोग कहते हैं युद्ध हो जाना चाहिए। बातचीत बंद करना, हाई कमिश्नर को वापस बुलाना भी एक रणनीति का हिस्सा होता है। आप देखें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी विदेश यात्राएं की हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई छोटे से छोटे देश में भी वो गए होंगे, वहां उन्होंने इनडायरेक्टली मानवतावादी शक्तियां और मानवता को समाप्त करने वाली शक्तियों के बीच में दो हिस्सों की बात कही है। उन्होंने कहा एक मंच पे आए और जो तमाम सारे लोग पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अलग थलग करना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे तो ये काम हो रहा है और उसमें भारत को बड़ी सफलता भी मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां भी जो हम बात कह रहे हैं वो कोई ये नहीं कह रहा कि भारत पाकिस्तान पे हमला कर दे। पाकिस्तान हमला करने लायक बचा ही नहीं है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक तौर पे जो अभी हम देख रहे हैं, जो आज पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं, यह भी उसका हिस्सा है, यह बौखलाहट भी उसी का हिस्सा है। यह अलग थलग हताशा निराशा जो हो रही है कि शाम आप 24 अक्टूबर 1947 से लेके 5 फरवरी 1990 को आप सॉलिडरिटी डे मनाते थे, उससे पहले आजाद कश्मीर डे मनाते थे। आपको ब्लैक डे मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत ने अपनी रणनीति बदली है। जो लड़ाई का मैदान है उसे आप शिफ्ट करिए। जब लड़ाई का मैदान शिफ्ट उधर होगा और लाशें जाएंगी और लोग स्यापा करेंगे और मातम पुरसी के लिए लोग नहीं मिलेंगे, तमाम यह तब बात समझ में आएगी। आप देखें कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, आज पाकिस्तान नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, स्वात के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से मार रहा है, नॉर्थ वजीरिस्तान में 17 लाख लोग जो है बेघर होकर भाग गए, उसमें से मात्र 2 लाख लोग आए हैं, वो 15 लाख लोग भाग गए हैं, उनका पता ही नहीं है कहां है वो। तो सवाल यह है कि ये जो अंदर का दबाव है, ये जो वेस्टर्न बॉर्डर पे भारत को दबाव बनाना चाहिए, उसी का नतीजा है कि आज उन्हें खुल करके वहां की सिविलियन हुकूमत को, फौजियों को और जो आपके आतंकवादी हैं, ये एक प्लेटफॉर्म पे क्यों आए हैं? इसलिए कि अब उनको लगता है कि ये आखिरी बाजी है कि पूरे दुनिया के अंदर ये बताओ कि ब्लैक डे मनाया जा रहा है, भारत ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, और दुनिया का हर मुल्क जो है पाकिस्तान के इस आर्गुमेंट को कोई बाय करने को तैयार नहीं है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि आप ये भी देखें जी, तो बासित साहब को आप ये कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं, अगर रणनीति आगे तक जाती है, आप ये देखें कि परसों पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में चुनाव था, वहां कुल मिला के 41 सीटें हैं, जिसमें से 30 सीटें जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या नहीं नवाज शरीफ की पार्टी ने जीती है। तो ये बलबला इसलिए भी था। लेकिन दूसरी बात देखें कि ये अपने आप में, गुलाम कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूं, जो गुलाम कश्मीर में, उसलिए वहां तक अगर बात जाए तो मैं उसलिए कह रहा हूं वो आजाद कहते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इसमें एक और बात छुपी हुई है। जिस पाकिस्तान का जो कश्मीर है कब्जे वाला, जिसको आप पाकिस्तान कश्मीर कहते हैं, गुलाम कश्मीर कहते हैं, आप उस कश्मीर में देखिए कि यह बात हिंदुस्तान का हर बड़ा एनालिस्ट कहता है कि पिछले 50 सालों में उन्होंने गुलाम कश्मीर से जो कश्मीरी थे वो या तो लाहौर में घरों में नौकरी कर रही हैं उनकी लड़कियां, या उनके मर्द जो हैं वो सड़कों के किनारे जो दुकानें लगती हैं चाय की, मूंगफली की, वो बेच रहे हैं। पाकिस्तान ने पंजाबियों को इतना ज्यादा बसा दिया है कि पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो पंजाबी डोमिनेटेड पार्टी है वो जीती है वहां पर। तो सवाल यह है कि कश्मीरी की जो लोकल पार्टी है वो कोई नहीं जीती, उसमें उनको 2 वोट नहीं मिले। तो कश्मीरियत तो उन्होंने पहले वहां से खत्म
कर दी है। ठीक, अब ठीक। वो इसका रोना रोते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो हमारा रेजोल्यूशन है उसको मानो। तो पहले आपने वही किया जो आपने वैली के अंदर किया है। वैली में भी तो उन्हीं के एजेंटों ने वहां से हिंदू पंडितों को भगाया, तभी तो वहां पर आप 97% लोग मुसलमान हो गए। तो ये जो लंबा चक्कर था, अब उसके बाद उनके पास कोई हथियार नहीं बचा है। भारत जितना दबाव बनाएगा, जो जिस तरीके से बना रहा है, उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट ज्यादा होगी और वो खुद टूटेगा, उसके अंदर कंट्राडिक्शंस होंगे। चलिए साहू साहब, बहुत छोटी टिप्पणी इस विषय पर, अगले विषय पर भी जाना है। विपुल जी, जिस तरह से पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से भारत का दबाव जो है बहुत ज्यादा हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड एक्सचेंज हुआ है, वो सारा का सारा श्रेय जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान से। और उसका एक ये हो गया कि अच्छा, जिस तरह से अमेरिका को और पूरा दुनिया को जिस तरह से मालूम हुआ ओसामा बिन लादेन वही था और लगातार ये झूठ बोलते रहे, तमाम आतंकवादी वही हैं, जी जी जी, चाहे दाऊद है वो भी वही है, लेकिन उसके जो है एम्बेसडर वगैरह कई बार झूठ बोलते हैं। तो इस प्रकार के झूठ और इस तरह के गुमराह से दुनिया वाकिफ हो चुका है। अब ये अब इनके लोग ही आपस में गृह युद्ध कब होगा, ये कभी भी हो सकता है। शायद ये भी मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ को अबदस्त करने की एक पूरा तैयारी थी, शायद इसी डर से नवाज शरीफ ये बात उनके आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। चलिए अब देखते हैं ये है कि अब जो सख्त संदेश दिया गया है, अब उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। तमाम अपडेट हम आपको जैन टीवी पर देते रहेंगे, क्या कुछ चल रहा है कश्मीर में, क्या कुछ चल रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस बीच अब विषय को बदलते हैं, भारत के अंदर भी आपको बता दें चुनाव का माहौल जल्द ही आने वाला है। लगातार जो है अब उत्तर प्रदेश को लेकर के अलग अलग पार्टियां अपनी कमर कस रही हैं। कांग्रेस की तरफ से आपको बता दें आज एक बाकायदा रथ कह सकते हैं, बस कह लीजिए, आज रवाना की गई। तमाम जिन नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, शीला दीक्षित समेत तमाम लोग जो है 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर वो लोगों से संबोधित भी करेंगे। क्या कुछ कहा गया वो जो है जरा सुन लेते हैं, वो जरा कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो सुन लीजिए। जोड़कर ये बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश 27 सालों से बेहाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आज ही देख लीजिए, गाली गलौज पर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। हमारे लिए बहन मायावती के साथ में कोई अपशब्द का इस्तेमाल करता है वो भी निंदनीय है, और हमारे लिए बहन स्वाति सिंह के लिए, उनकी माता श्री तेतारी देवी के लिए, उनकी बेटी के लिए अगर कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो घोर निंदनीय है। लेकिन अगर उस पर राजनीति की रोटियां सेकी जाती हैं तो ये सबसे शर्मनाक बात है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर हमारी माँ, हमारी बहन किसी जात या किसी बिरादरी की नहीं होती है, हमारी बेटी किसी बिरादरी की नहीं होती। अगर गांव खेड़े के अंदर, मोहल्ले के अंदअंदर अगर किसी माँ बहन बेटी की बात करते हैं तो हम सम्मान जो है मिलकर करते हैं, उसमें मजहब धर्म, उसमें जात बिरादरी नहीं ढूंढते हैं। इसलिए इन शब्दों को अपमानित नहीं करना चाहिए, इनके साथ में गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए इस बात को कहना चाह रहा हूं कि लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि राज बब्बर ने आज ये बात क्यों कही है। राज बब्बर अकेला नहीं है, मेरी पार्टी का विचार मेरे साथ में है, ये हम सब जो एक साथ निकल रहे हैं उस विचार के साथ में निकल रहे हैं। और यकीन रखिए हम यही उत्तर प्रदेश को बताने जा रहे हैं। बीजेपी और बीएसपी की इसकी मां बहन की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते हैं। हम एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं। धर्म को लेकर या विशेष जाति को लेकर आगे बढ़ने का कोई हमारा एजेंडा नहीं है। हमारे सभी उत्तर प्रदेश के जितने सामान्य लोग हैं और सामान्य धर्म और जातियों के से संबंध रखने वाले मतदाता हैं, उनका साथ। चलिए समय बहुत कम है, छोटी छोटी टिप्पणी तमाम मेहमानों से लेते हैं। अवधेश जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। आज पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस जो है इस चुनाव में उतर रही है, काफी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। 3 दिवसीय ये यात्रा है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर मिली तो नौजवानी फिर कहाँ। देखिए अगर इस प्रकार के सैर सपाटे और यात्राओं से वोट मिलने होते बहुत सारे लोग कर लेते। ये साबित कर बने, इससे इतना तो कांग्रेस संदेश दे रही है कि वो गंभीरता से चुनाव लड़ रही है, जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है, अपने मुद्दे समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ इसका ये भी संदेश जा रहा है कि कांग्रेस के सामने ये स्पष्ट नहीं है कि उत्तर प्रदेश में उसकी मुख्य चुनौती क्या है और उसका सामना कैसे किया जाए। अब ये जो यात्रा है, इस यात्रा के बजाय ज्यादा जरूरत ये थी कि केंद्रीकृत यात्रा के बजाय विकेंद्रीकृत
अलग अलग जिले, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता लोग कैसे जाएं उस पर ध्यान केंद्रित करना। कांग्रेस देखती है कि एक मीडिया के माध्यम से, दौरे से उसे एक माहौल पक्ष में बने कि अच्छा कांग्रेस भी एक पार्टी है मजबूत, ताकि उसको वोट मिल जाए। ये होने वाला नहीं। और हमको मेरी कुछ जानकारी जो मिली है, पता नहीं आपके यहाँ जानकारी है कि नहीं, कि हापुड़ पहुंचते पहुंचते शीला दीक्षित जी की तबीयत खराब हो गई थी और उनको वापस आना पड़ा वहां से। हापुड़ से नहीं, वो तो टेलीविजन की खबर मैंने सुनी है, अभी एक टेलीविजन पर सुनी कि तबीयत खराब हो गई। तो अब ठीक है 75। लेकिन आपने कहा कि सैर सपाटे से जो है वोट नहीं मिलते, लेकिन आडवाणी जी को हमने देखा कि इसी सैर सपाटे से जो है पार्टी को कहां से कहां पहुंचा। नहीं, तो वो एक समय था कि आडवाणी जो कुछ बोल रहे थे वो देश का भाव था। आज उसी वो आडवाणी ने वही यात्रा 2009 के पहले की थी, भ्रष्टाचार विरोधी, तो उनको सफलता नहीं मिली। उस समय देश में स्यूडो सेकुलरिज्म, विकृत सेकुलरवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश में एक आम जनमानस था, साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर एक आकर्षण था, दुनिया में कम्युनिज्म का अंत हो रहा था। तो उन सब परिस्थितियों को देखते हुए उस समय पर उस यात्रा की योजना बनाई गई और उस यात्रा के एजेंडे तय थे। वो चुनावी यात्रा नहीं थी उस समय देश के बहुमत को के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भाव पैदा करके उनको भाजपा से जोड़ना था। तो वो एक बड़ा काम था, उन्होंने उस समय किया। लेकिन अब आज उसी से भारतीय जनता पार्टी अगर वो यात्रा निकालेगी तो उसको सफलता नहीं मिलेगी। उसको शहर की यात्रा नहीं कहते हैं, लेकिन इसको शहर की यात्रा कहते हैं। ठीक है, पुष्पेंद्र जी कैसे देख रहे हैं आप आज जो बाकायदा शंखनाद हुआ, खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी वहां मौजूद वो हिंदुत्व दिखा रहे हैं कि भाजपा ही नहीं है। सुनो, ब्राह्मणों को ये दिखा रहे हैं, ब्राह्मणों को कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है तुम्हारी, हम भी आधे हिंदुत्व के पार्टी हैं, राम जन्मभूमि का ताला हमने ही खुलवाया था। ये मैसेज पहुंच पाएगा पुष्पेंद्र जी? नहीं, मुझे लगता नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है कि रामलीला जब होती है, हमारे हिंदुस्तान में ये परंपरा है कि जब रामलीला होती है तो करेक्टर जो हैं वो भले ही वो रोल ना जानते हों, लेकिन उनका लिबास जो है रामलीला ऑर्गेनाइजर्स के पास होता है। जो वो लिबास पहन लेता है वही बोलने लगता है। तो सवाल ये है कि इन्होंने रामलीला के कपड़े पहना करके 64 साल के राज बब्बर को और 80 साल की शीला दीक्षित को उतार तो दिया है। अब सवाल यह है कि किस रावण को क्या बोलना है, सुग्रीव को क्या कहना है, हनुमान को क्या कहना है। अगर इन्होंने अपना पार्ट सही से रट भी लिया है तो कितनी देर तक जो है शीला दीक्षित की तलवार चलेगी, राज बब्बर कितनी देर के बाद हाँप जाएंगे। ये मंचन जो फाइनल होते होते तक ये लोग रह पाएंगे इस स्थिति में कि ये किसी का मुकाबला कर सके नहीं कर सके, इसमें मुझे बड़ा शक है। हाँ, लेकिन अगर आप कागज पे देखें तो रामलीला के सारे कैरेक्टर जो है वो दुरुस्त नजर आते हैं। उपेंद्र जी आपकी टिप्पणी? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो चुनावी अभियान है वह रोचक हो गया है, इतना सब लोग मानेंगे। इसकी रोचकता बहुत बढ़ गई है। पिछला जो 2 चुनाव हुआ था 2007 में और 2012 में, ये दोनों चुनावों में एसपी और बीएसपी ही मुख्य रूप से थी और लगभग लोगों को अंदाजा भी था कि कौन सी सरकार उसमें था। जैसे कि 12 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अस्त पस्त हालत में थी। वो तो मोदी के आने के बाद पार्टी जो संभलने लगी है वो पूरी पछाड़ खाई हुई पार्टी थी। कांग्रेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ का आंदोलन चल रहा था जबरदस्त पूरे देश भर में, तो कांग्रेस की हवा खराब थी और इसलिए एसपी और बीएसपी आमने सामने थी। इस बार है कि भारतीय जनता पार्टी भी उस समय से ज़्यादा ताकतवर है और वो ज़्यादा जोश से, ज़्यादा खरोश से काम कर रही है। और कांग्रेस भी उस समय की अपेक्षा इस बार ज़्यादा तैयारी से है। वो तैयारी से कितना उसको फायदा मिलता है, उस समय वो सिर्फ राहुल गांधी पर निर्भर थी कांग्रेस, और कांग्रेस ने क्या बोलते हैं 4.5% वाला आरक्षण दिया था नॉन हिंदू ओबीसी को, जिसको मुस्लिम आरक्षण कहा गया था। वो फरेब था बहुत बड़ा, उस पर उसका आश्रय था कि सारे मुसलमानों का वोट हम ले लेंगे। फिर एक उसने क्या किया था कि ओबीसी के बहुत सारे उम्मीदवारों को टिकट दे दिया था बेनी प्रसाद बनवाए करने पर 125 को, तो उसको लग रहा था कि सारा ओबीसी का वोट मिल जाएगा। तो वो एक बहुत ही आप कहिए कि बेतरतीब रणनीति थी कि एक तरफ तो आप उसको 27% को काट के 2 भाग कर रहे हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमको वोट भी दे देगा, उसके कैंडिडेट बहुत खड़ा करते हैं। तो पूरा कांग्रेस का मैच था वो, तो कांग्रेस 26-27 पर सिमट गई। लेकिन अभी हमें लगता है कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर होगी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी सुधरेगी और हमें लग रहा है कि इस बार किसी को बहुमत आना ये एकदम बहुत ही मुश्किल काम होगा। इसलिए कुल मिला कर चुनाव बहुत रोचक होगा और जो यात्रा है कांग्रेस की आज, इससे रोचकता बढ़ी है और आगे भी और रोचकता बढ़ेगी, उसका भी संकेत है। चलिए अब देखते हैं कि आगे और क्या कुछ नई नई चीजें आती हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। साहू साहब आपसे आखिरी टिप्पणी में लेना चाहूंगा, जो तमाम विश्लेषक यहाँ पर मौजूद हैं या और भी तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, वो ये तो मान रहे हैं कि
जो प्रदर्शन आपने लोकसभा में किया था वो प्रदर्शन आप नहीं दोहरा सकते हैं, क्योंकि एक तो एंटी इनकम्बेंसी भी रही और जो विधानसभा चुनाव थोड़े अलग होते भी हैं। कांग्रेस का पहले से मजबूत होना ये कितना खतरे की घंटी आपकी पार्टी के लिए है और आपकी पार्टी क्या स्थिति रहने जा रही है? कुछ टिप्पणी अगर आप करना चाहें। देखिए, हमारी पार्टी निश्चित रूप से वहाँ सरकार बनाने वाली है। उसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो कांग्रेस मजबूत हो जाए तो बहुत ही अच्छा है कि हम जो चाह रहे थे कि ठीक है भाई, ये तीनों का आपस में लड़ाई बढ़े, वोट बटे और वो हमारे पास जो है आ जाए कंसोलिडेट, हम जीतेंगे। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से असम में हम जीते, केरल में हमारा खाता खुला, दोनों जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और बंगाल में भी हमारा बेहतर हुआ है, वोट भी बढ़ा है। और अगली बार हम समझ रहे हैं कि शायद बंगाल में हमारी और ममता बनर्जी के सीधे टक्कर में हो सकता है हमारी सरकार बन जाए। सीट भी आपकी तो बढ़ी मुझे है जो बंगाल में, हाँ सीट भी बढ़ी है, बिल्कुल सीट भी बढ़ी है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में, और कल परसों का जो भाषण था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कल ही तो था जी, कल का था। आप देखिए उन्होंने एक बिगुल बजा दिया, विकास का बिगुल, जो 25-30 साल जितने साल से वो बंद था, वहां का फर्टिलाइजर फैक्ट्री, उसको सीधे पैसा दे करके और एकदम से वहां पर रोजगार और विकास और सब कुछ शुरू कर दिया। और उन्होंने ये कहा है कि जाति, प्रांत, धर्म, भेद भाव इसके चक्रव्यूह में मत पड़ो, और क्योंकि ये लोग इसी की तो खा रहे हैं, ये तो इनके पास कोई एजेंडा है नहीं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान और सभी जाति धर्म के लोग एक हो करके और बीजेपी को सरकार में लाइए, तभी विकास है। समय समाप्त हो गया जी, विनाश हो गया है, ठीक है, ठीक है। लेकिन सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपने तो आसाम में किया था। हमारे खिलाफ और कोई बात है तो बताइए, हमारे खिलाफ और कोई बात है नहीं। हम लोग सीएम का कैंडिडेट कहीं देते हैं पहले, कहीं नहीं देते हैं, ये यहाँ देंगे कि नहीं देंगे? चलिए, वर्षों से चला रहा है। ठीक, यहाँ देंगे कि नहीं देंगे? उत्तर प्रदेश में यहाँ नहीं देंगे। हो सकता है सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाए राइट टाइम में, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री डिसीजन लेती है। तो ये मुझे लगता है हो सकता है। चलिए, ठीक होगा। चलिए, आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे, अगर डिक्लेयर होता है नहीं होता है वो देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहू साहब आपका, पुष्पेंद्र जी आपका, उपेंद्र जी आपका, अवधेश जी आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। घटना चक्र में इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।